Hello everyone, here our next lecture of class 7 subject science chapter 3 fiber to fabric. ओके तो हम पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने देखा कि कैसे रेसे से कपड़ा बनाया जाता है, कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ किया जाता है और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रेयरिंग यानी कि जिनका पालन पोषण किया जाता है वूल को ऑब्टेन करने के लिए या फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए। इसी कड़ी में हमने देखा कि एनिमल फाइबर जो होते हैं वूल एंड सिल्क की हमने बात करी थी। फिर हमने देखा कि शीप जो होता है उसको पाला जाता है पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा, प्लेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है हमने देखा। और शीप देखिए कैसी थिक हेयर ग्रोथ है इसकी, इसके बालों से इसके जो फ्लीस होते हैं, हेयर्स जो होते हैं उसकी बॉडी से यान या वूल बनाने की प्रोसेस की जाती है या वूल बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स थे, जैसे कि सिर्फ शीप ही नहीं, हमने देखा कि गोट्स भी होती हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ गोट्स होती हैं और साथ ही साथ कैमल की हमने बात करी थी। और हमने लामा एंड एल्पाका दो स्पीसीज़ पढ़ी थी, हमने कहा कि साउथ अमेरिका में ये मिलता है। और अंगूरा गोट की भी स्पीसीज़ पढ़ी थी, अंगूरा गोट था, एक नॉर्मल सा गोट था। कैमल की हमने बात करी थी। याक, लामा एंड एल्पाका ये भी वूल यील्डिंग एनिमल हैं जिनसे हमें वूल मिलते हैं, हमने ये पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में। फिर हमने पढ़ा था कि फाइबर से वूल कैसे बनता है, तो उसके अलग अलग स्टेप्स हमने पढ़े थे। स्टेप्स में हमने देखा सबसे पहले रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, पाला जाता है, उनकी मेटिंग कराई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है और यंग वन प्रोड्यूस उनके करवाए जाते हैं। और अपने हिसाब से जैसे कैरेक्टर हमें चाहिए उनके बच्चों में, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेलेक्शन करते हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी इसे कहा जाता है। ओके, तो फिर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल की जब हमने बात करी थी तो हमने अलग अलग स्टेप्स की इसमें बात करी थी। हमने स्टेप फर्स्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले जो शीप की बॉडी में जो हेयर हैं उनको निकाला जाता है, इस प्रोसेस को हमने शेयरिंग कहा था। मशीन्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो बार्बर होते हैं, बार्बर जैसे बाल कटिंग करते हैं वैसे ही इनकी भी हेयर कटिंग की जाती है। किनकी, जो वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं जिनके फ्लीस से, फ्लीस मीन्स हेयर, जिनके हेयर से हम क्या बना सकते हैं, वूल बना सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था कि जो शेयर्ड स्किन होती है, मीन्स कि जब हमने शेव कर लिया है उनका तो उसके बाद उनको क्या किया जाता है, वॉश, जो निकाल दिए जाते हैं जो हेयर उनको वॉश किया जाता है, और ताकि उसमें ग्रीस, डस्ट या डर्ट जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हम निकाल सकें। स्काउरिंग से हमने कहा था। थर्ड स्टेप में हमने शॉर्टिंग पढ़ी थी। शॉर्टिंग में हम सफाई, छटनी हम कर रहे थे, छटाई करना इसे कहा जाता है। फैक्ट्री में इसे भेजा जाता है, उसके टेक्सचर किस टाइप के हेयर हैं, किस कलर के हैं, कैसा टेक्सचर है, उस बेसिस पे उसको अलग किया गया था, अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमने पढ़ा था कि जैसे हम विंटर में स्वेटर पहनते हैं और हम देखते हैं कि कभी कभी उनमें रोए उड़ जाते हैं, गोल गोल इस तरीके से गोल गोल फ्लॉपी फाइबर्स उसमें उड़ जाते हैं, तो इनमें उनको क्या कहा जाता है, बर्ड्स। ठीक है, तो इन बर्ड्स को हेयर्स में से निकाला जाता है और फिर उसकी एक तरीके की ये भी सफाई होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि जो फाइबर है उनको फिर धो के सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद उनको डाई किया जाता है, अलग अलग कलर उसमें दिए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है हम अलग अलग कलर के स्वेटर्स पहनते हैं ना, अलग अलग कलर के वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन जो हेयर होते हैं वो तो सिर्फ ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर के ही होते हैं, तो उनमें क्या कर दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है। डाई मीन्स कलर कर दिया जाता है। ओके, रंग दिया जाता है उन्हें। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि अब जो फाइबर है वो क्या, उनको स्ट्रेटन जो होते हैं वो उनको कॉम किया जाता है, रोल किया जाता है, यान में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्वेटर को बनाने में। ठीक है, तो जो बड़े बड़े हैं लॉन्ग फाइबर जो होते हैं उनका यूज़ तो वूल बनाने के लिए काम आ जाता है, और जो छोटे होते हैं उन्हें स्पन किया जाता है और उनकी बिनाई की जाती है वुलन क्लोथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायग्राम से समझाया गया है, देखिए कैसे शेयरिंग की जा रही है, कैसे उसको लेटाया गया है और उसके बाद शेव किया जा रहा है। ठीक है, स्काउरिंग की जा रही है, टैंक में देखिए सफाई की जा रही है, उसके बाद स्काउरिंग बाय मशीन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ रोलिंग इनटू यान के फॉर्म में रोल उनको किया जा रहा है। ओके,
फिर हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। हमने पढ़ा कि बहुत सारी इंडस्ट्री में, भले इस इंडस्ट्री की बात करें, वूल इंडस्ट्री की बात करें या अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो बहुत जो कि जैसे अगर वूल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वूल इंडस्ट्री बहुत सारे हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का एक हिस्सा है। यहीं से लोग यहीं काम करके लोग क्या करते हैं, जो जितना भी पैसा उन्हें मिलता है, जितनी भी चीज़ें वो करते हैं, यहाँ पे जो भी काम वो करते हैं उससे उन्हें पैसा मिलता है और अपना घर चलाते हैं। लेकिन इस वजह से जो शॉर्टिंग वर्कर होते हैं या जो शॉर्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, इन जगहों में जो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको कभी कभी डिजीज़ हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और उन्हीं में एक डेंजरस जो प्रॉब्लम है वो है एंथ्रेक्स, जिसे कि फैटल ब्लड डिजीज़ कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और कभी कभी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ वूल इंडस्ट्रीज की ही बात नहीं की गई थी, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा गया, मतलब कि लोग जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ कोई ना कोई खतरा रहता है। मेनली वूल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंथ्रेक्स होने का लोगों को खतरा रहता है। तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों को साफ सफाई का अपने आसपास भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बूजो वाले क्वेश्चंस थे। तो बूजो का जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपने मुझे देना है कि बूजो सोच रहा है कि क्यों मेरे बाल कट करते टाइम तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कोई खींचता है तो मेरे बालों में प्रॉब्लम होने लगती है। ये बूजो जानना चाह रहा है। और साथ ही साथ बूजो ये भी जानना चाह रहा है कि क्यों कॉटन के कपड़े जब हम ठंडियों में पहनते हैं तो हमें गर्माहट नहीं देते हैं, जबकि ऊन के कपड़े तो बहुत ज़्यादा गर्माहट हमें देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद डिबेट थी हमारी, और नेक्स्ट सिल्क की हम अब बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो हमारे सिल्क फाइबर के बारे में हम जानने वाले हैं। पूरी डिटेल हम सिल्क के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या है, ठीक है। तो कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं हमने वो देखना है, ओके। सो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर होता है। सिल्क वॉर्म स्पिन लाइक सिल्क फाइबर। तो सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क फाइबर का फॉर्मेशन करता है या स्पिन करता है, किसकी, सिल्क फाइबर की। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेयरिंग मीन्स पालना। तो जो रेयरिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की वो किसके लिए किया जाता है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिल्क को पाला जाता है, सिल्क के कीड़े को, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, जिससे कि वो आगे जाके सिल्क का फॉर्मेशन करे, सिल्क दे। और उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर, ओके। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सेरीकल्चर। तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री में इसका बहुत फ़ायदा है। सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फैब्रिक होता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं सेरीकल्चर के लिए, ठीक है। तो फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। तो आप अपने मदर से पूछिए, अपनी आंटी से पूछिए, अपने ग्रैंड मदर से पूछिए कि कितने तरीके की उनके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं और कौन कौन से टाइप के सिल्क की हैं, क्योंकि सिल्क के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उन टाइप्स के बारे में, हम जानेंगे कि कौन कौन से वो टाइप्स हैं, ओके। तो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो इससे पहले कि हम जाने कि कैसे सिल्क बनता है, तो ये जानना, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क मॉथ की, सिल्क मॉथ कैसे बनता है, सिल्क मॉथ क्या खाता है, सिल्क मॉथ किस तरीके से, किस फॉर्म में, पहले किस फॉर्म में होता है, फिर कौन से फॉर्म में आता है, पहले ये जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ हम पढ़ते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। तो ओके, एक मेल सिल्क मॉथ होगा, एक फीमेल सिल्क मॉथ होगी। तो फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, एग ले करती है, ओके, एग देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और
सिल्क वॉर्म। उसके बाद इन एग से क्या बनता है, एक लार्वल फॉर्म आती है। देखिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, डायरेक्ट एक यंग वन की फॉर्म में फीमेल की बॉडी से डिलीवर किए जाते हैं ना। आपने देखा है ना, छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें फिर वही बढ़ता है। लेकिन कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पहले जब जब वो उनको ले किया जाता है वो एग के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद वो लार्वा, एक फॉर्म आती है लार्वा फॉर्म, उसमें आते हैं, उसके बाद वो एडल्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही हमारे किस में होता है, सिल्क वॉर्म के साथ होता है। ठीक है, तो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। यहीं से लार्वा हैच होता है और उसे हम क्या कह देते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो देखिए कितने सारे स्टेजेस आ रही हैं कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म की लाइफ में। तो चलिए और जानते हैं ये क्या करते हैं, धीरे धीरे। सबसे पहले तो एग के फॉर्म में था, एग से वो कैटरपिलर के फॉर्म में आया। अब धीरे धीरे जो ये कैटरपिलर या जो सिल्कवॉर्म है ये ग्रो करता है, अपना साइज बढ़ाता है। अब ये कैटरपिलर रेडी है किसमें, अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, यानी कि फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो उस फॉर्म को हमने क्या कह दिया, प्यूपा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज egg वाला फॉर्म, सेकेंड वन इज लार्वल फॉर्म विच इज नोन एज कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म इज प्यूपा। ओके, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्सेल्फ। तो अब प्यूपा बन गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो इसको लगता है कि अब अगर मुझे जिंदा रहना है, अब अगर मुझे कहीं पे रहना है तो पहले मुझे अपने लिए घर बनाना होगा। तो ये क्या करता है, एक नेट का फॉर्मेशन अपने लिए करता है। ठीक है, कौन, ये प्यूपा वाला फॉर्म, किसका, सिल्कवॉर्म का जो प्यूपा फॉर्म है वो अब मैच्योर हो जाता है। तो उसे फील होता है कि अगर मुझे कहीं पे रहना है तो एक घर बनाना होगा, तो खुद को होल्ड करने के लिए वो एक नेट का फॉर्मेशन करता है। ओके, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एज। तो धीरे धीरे अभी जब ये नेट बनाता है तो उसके बाद जब ये नेट बन जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से, जैसे 8 होता है ना हमारा, जैसे नंबर हम 8 लिखते हैं, कुछ उस तरीके से ये अपने हेड को, अपने सिर को अंदर भी बाहर भी करना स्टार्ट कर देता है, कुछ इस तरीके से। जैसे ये ना, एक बार हेड इधर डाल रहा है, फिर हेड इधर डाल रहा है, फिर ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ऐसे उस नेट में वो अपना हेड ऐसे घुमाता ही रहता है, जो कि फिगर 8 की तरह हमें नजर आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो घुमाता रहता है अपने हेड को उस नेट में, लगातार स्विंग करते ही रहता है ड्यूरिंग दीज मूवमेंट। अब इसका फायदा क्या होता होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करता है। अब देखिए कोई भी एनिमल कुछ भी करता है तो उसमें उसकी लाइफ हिस्ट्री के लिए, उसके लाइफ के लिए कोई ना कोई फायदा उसको जरूर नजर आता है, तो इसलिए इसके लिए भी कुछ फायदा होता है। तो ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो इस मूवमेंट के टाइम पे जो कैटरपिलर है वो एक फाइबर सीक्रेट करता है, एक प्रोटीन का सीक्रेशन करता है जो कि फाइबर होता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन सीक्रेट करती है इसकी बॉडी। जब ये हेड ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है ना फिगर 8 के फॉर्म में, तो उस टाइम पे इसकी बॉडी से एक प्रोटीन रिलीज होता है जो कि फाइबर ही होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो कि हार्ड हो जाता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है या एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर। और थोड़े टाइम बाद यही वो प्रोटीन, यही वो फाइबर सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। सबसे पहले एग था, एग से क्या बन गया था, फर्स्ट स्टेज कौन सी स्टेज थी बेटा, एग वाली स्टेज। ठीक है, सबसे पहले वो एग बना, एग के बाद थोड़ा सा मैच्योर हुआ, हैच किया गया उसे, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, कैटरपिलर में, है ना, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म इसे बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप जो आया, फिर ये कैटरपिलर और ज्यादा ग्रो किया, तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आया, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया था, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा के बाद इसने क्या फॉर्मेशन किया, किसका फॉर्मेशन किया, नेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नेट फॉर्मेशन किया। नेट फॉर्मेशन में इसने क्या किया, 8 की तरह अपनी बॉडी, जैसे 8 होता है फिगर 8, वैसे अपना हेड ऐसे इसने घुमाया घुमाया घुमाया, और इसकी बॉडी ने क्या सीक्रेट किया, एक प्रोटीन।
ओके और ये प्रोटीन या ये फाइबर, प्रोटीन जो कि फाइबर का ही एक फॉर्म है, या फाइबर एक बनाया जो कि प्रोटीन का एक फॉर्म है, और ये प्रोटीन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्क फाइबर में, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए एग से कैटरपिलर, प्यूपा ने नेट बनाया, अपने लिए होम बनाया, यहाँ से उसने अपने हेड को रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर सीक्रेट किया एक प्रोटीन को, और वो प्रोटीन आगे जाके सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। धीरे धीरे जो ये कैटरपिलर होता है ना, वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, कैटरपिलर जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे नेट बनाना स्टार्ट करता है, फिर जितना नेट बनाएगा उतना सिर अपना घुमाएगा 8 के फिगर में, और उसके बाद प्रोटीन का सीक्रेशन करता है। तो अब ये प्रोटीन सीक्रेशन हुआ तो इतना ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो खुद को पूरी तरीके से सिल्क फाइबर से ये कवर कर लेता है, ठीक है। इतने सारे सिल्क, इतना ज़्यादा सिल्क फाइबर बन जाता है कि ये खुद को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, उससे कवर कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद टर्न इनटू प्यूपा, प्यूपा में कंप्लीटली प्यूपा में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, यानी कि इस सिल्क फाइबर की, जैसे अगर हम ये माने कि ये इसकी प्यूपा वाली स्टेज है, तो ये बाहर से पूरा सिल्क फाइबर इससे क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर से ये कवर हो जाता है। तो ये जो कवरिंग होगी, इस कवरिंग को क्या बोल देते हैं, कोकून। तो व्हाट इज कोकून, कोकून क्या होता है, द कवरिंग, है ना, द कवरिंग ऑफ कैटरपिलर, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ कैटरपिलर इज नोन एज कोकून। तो जो पूरी कवरिंग है उसे ही कोकून कह दिया जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। अब इसके बाद क्या होता है, प्यूपा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है ना, मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अब कैसे हो रहा है मॉथ में कन्वर्ट, क्योंकि धीरे धीरे इसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और कहाँ बनता है, इसी कोकून के अंदर मॉथ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब कि अब वो और भी ज्यादा एडल्ट फॉर्म में या और भी ज्यादा डेवलप फॉर्म में अपने आने वाला है, ओके। उसके बाद सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। तो सिल्क फाइबर का यूज, इस सिल्क का क्यों बनाया जाता है, इस सिल्क को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्क के कपड़े इससे बनाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा लगने वाला सिल्क का जो फाइबर होता है, सिल्क का जो धागा होता है, वो स्टील देखा है ना आपने, स्टील के थ्रेड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम डायग्राम देखते हैं सिल्क के। देखिए ये होता है उसका मॉथ वाला फॉर्म, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो अब देखिए एग क्या हो गया, एग ले कर रहे हैं, एग ले कर दिया, एक लीव्स होती है, सहतूत आपने नेम सुना है ना, मुलबेरी लीव्स, सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियों में इसको ये एग ले करता है, यहीं पे इसको खाना मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वॉर्म फॉर्म में ये आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाता है, अपने लिए घर बना रहा है, 8 का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उस टाइम पे सिल्क फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ इस तरीके से वो ये वॉर्म खुद को इस तरीके से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। या बाद में कवर होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मॉथ का फॉर्मेशन हो रहा है। कोकून, ये कोकून है, कोकून ने इसने क्या किया, अपने चारों तरफ कोकून ले आया, सिल्क फाइबर ले आया, खुद को कवर कर रहा है। अब इसी के अंदर क्या हो रहा है, जब इसको खोल के देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, कोकून विथ डेवलपिंग मॉथ। यहाँ पे को मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको नजर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री है सिल्क वॉर्म की, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फाइबर जो हमें देता है, और ये सॉफ्ट फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप स्टील से कंपेयर करते हैं तो स्टील के कंपैरिजन में स्टील से भी ज्यादा ये क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, द सिल्क यार्न यानी कि सिल्क का जो धागा है, थ्रेड जो है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो सिल्क वॉर्म का जो कोकून है वहां से ऑब्टेन होता है। ठीक हो गया, हमें समझ आ गया, क्योंकि उसी के अंदर तो वो बन रहा है। तो द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। कोकून क्या है, फाइबर ही तो है ना, अपने चारों तरफ उसने धागा ही तो डाल रखा है जिसे हमने कोकून का। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. तो देखिए, ऐसा नहीं कि सिल्क वॉर्म जो है वो एक ही होता है, एक ही टाइप का होता है। सिल्क वॉर्म के भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, वो एक दूसरे से अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उसी बेसिस पे ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के सिल्क का फॉर्मेशन भी करते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे आपसे कहा गया था कि अपनी मदर से, आंट से या ग्रैंड मदर से पूछिए कि कौन से टाइप के सिल्क की आपके पास साड़ियाँ हैं, वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो एक ही टाइप का नहीं होता है, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और अलग अलग टाइप के होने की वजह से जो सिल्क की वैरायटी है, जो फैब्रिक की वैरायटी है, वो भी हमें अलग अलग मिलती है। ओके, तो कैसे अलग होता है वो, अपने हेयर के फॉर्म में, उनकी हेयर्स जो या जो भी स्मूथ हैं, उनका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, शाइनी है, कॉर्स है, कैसा है, वो ये बता, उस इन बेसिस पे वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कौन कौन सी अलग स्पीसीज होती हैं, एक तो होता है टसर सिल्क, ठीक है, टसर सिल्क कहा जाता है, दूसरा मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। ठीक है, देयर आर और भी बहुत ज्यादा होते हैं, आपको 3 टाइप की वैरायटी सिल्क की दी गई है, टसर, मोगा एंड कोसा सिल्क। ओके, आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो अलग अलग टाइप के मॉथ से, अलग अलग टाइप के कोकून से, क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं, इनसे अलग अलग टाइप का सिल्क हमें मिलता है। ठीक है, स्पन मीन्स क्या होता है, काटना। ठीक है, काटा जाता है, अलग अलग टाइप का। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। तो मलबेरी सिल्क मॉथ जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, बहुत ज्यादा कॉमन, और सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है। मलबेरी मीन्स होता है सहतूत। सहतूत एक पेड़ होता है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, इन्हीं पत्तियों में ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो रहना पसंद करता है, तो इसी वजह से इसे मलबेरी सिल्क मॉथ कहा जाता है। ओके, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। तो जो सिल्क फाइबर इसके कोकून से मिलता है, मलबेरी सिल्क मॉथ के कोकून से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस यानी कि चमकदार होता है, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कवर। इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी इसमें होती है, और आप किसी भी कलर में इसको डाई कर सकते हैं, या कोई भी कलर आप इसमें कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म। सेरीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना सिल्क के उत्पादन के लिए इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत पुराना पेशा है। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, काम करना। इसमें बहुत पुराने टाइम से, बहुत पहले से लोग इस काम को कर रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया क्या करता है, सिल्क का प्रोडक्शन करता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3.5 में आपको क्या बताया गया है। एक्टिविटी 3 जो हमारी 5 हमारी है वो बोल रहा है, कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स। अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के जो सिल्क होते हैं, जैसे कि मूंगा, टसर, कोसा, हमने कहा, आपको जो भी अलग अलग टाइप के सिल्क नजर आ रहे हैं उनके क्लोथ को इकट्ठा कीजिए, छोटे छोटे पीसेस भी अगर मिल जाए तो, एंड पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक। अपनी स्क्रैप बुक में उन्हें पेस्ट कर दीजिए। यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। तो आप इनको कहाँ मिल सकते हैं, टेलर की दुकान में। जो हीप मीन्स ढेर, जो वेस्ट कट पीसेस का जो ढेर पड़ा हुआ रहता है वहां पे आपको ये सब मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अलग अलग टाइप के कपड़े आते हैं ना सिलने के लिए, तो सिल्क भी आता होगा, तो उनसे उस ढेर में से आपको सिल्क के अलग अलग फॉर्म या अलग अलग टाइप का कपड़ा आपको सिल्क का मिल सकता है, और वो आपको हेल्प भी कर देगा कि कौन सा सिल्क का कपड़ा है। ओके,
और साथ ही साथ टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क। तो आप किसी भी अपने से बड़ों के टीचर हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरी हेल्प आप ले सकते हो। फिर अभी तो ले नहीं सकते है ना, तो मदर, अभी घर पे आप हैं तो मदर की, आंट की, ग्रैंड मदर की आप हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप अलग अलग टाइप के सिल्क को पहचान सकें। कौन सा मलबेरी लीफ का सिल्क है, कौन सा टसर है, कौन सा एरी सिल्क है, कौन सा मूंगा सिल्क है, वो आपको इजीली बता देंगे। ओके, compare the texture of these silk with that of the artificial silk pieces। तो कंपेयर कीजिए इन सिल्क के पीसेस को, कंपेयर कीजिए किससे, आर्टिफिशियल सिल्क का जो पीस होता है। आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है, पता है आपको? तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है पता है? रेयन जिसे कहा जाता है, तो वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जबकि ये तो नेचुरल मिल रहा है, नेचुरली यही बना रहा है ना, मौत बना रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया इसमें, है ना। तो आर्टिफिशियल जो सिल्क का पीस है उससे इसे कंपेयर कीजिए। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, ओके, जिसमें कि सिंथेटिक फाइबर होता है, उससे इसे कंपेयर कीजिए। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। तो ट्राई कीजिए कि आप पिक्चर कलेक्ट कर सकें अलग अलग टाइप के मॉथ्स की, जिनका कैटरपिलर क्या करता है, अलग अलग टाइप के सिल्क को प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.6। तो चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.6 की तरफ, जानते हैं 3.6 में हमें क्या बताया जा रहा है। तो टेक एन आर्टिफिशियल मीन्स सिंथेटिक, ओके, सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। एक सिंथेटिक लीजिए, आर्टिफिशियल सिल्क का तागा लीजिए, दूसरा एक प्योर सिल्क का तागा लीजिए। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। अब देखिए, जब अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ये एक्टिविटी या तो अपने घर में अपने मदर फादर की प्रेजेंस में करेंगे, या स्कूल में टीचर की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। अकेले आपने ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपने एल्डर्स के प्रेजेंस में करनी है अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो स्कूल में हम इसे करेंगे। ओके, तो बर्न दीज थ्रेड केयरफुली। इन थ्रेड्स को केयरफुली जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। क्या आपने नोटिस किया कि दोनों में कुछ अलग अलग टाइप की स्मेल आ रही थी। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब क्या करना है, ऊन का बना हुआ फाइबर को जलाइए केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। देखिए, जब आप बर्न करेंगे सिल्क के सिंथेटिक फाइबर को और नेचुरल फाइबर को, दोनों में आपको अलग अलग स्मेल आएगी। फिर आपने एक ऊन का गोला पकड़ना है, उसके थोड़ा सा तागा तोड़ के उसको बर्न करना है, उसकी स्मेल को फील करना है कि वो नेचुरल वाले सिल्क की तरह थी या आर्टिफिशियल वाले सिल्क की तरह थी उसकी स्मेल। ओके, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर उसकी तरह है तो क्यों है, अगर नेचुरल की तरह है तो क्यों है, आर्टिफिशियल की तरह है तो क्यों है। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि कोकून स्टेज जो है वो पहुंच चुकी है, सिल्क मॉथ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो कोकून स्टेज तक पहुंच चुकी है। अगर तो ट्राई कीजिए, दूसरी एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए। तो एक्टिविटी 3.7 आपको बताई गई है। फोटो कॉपी फिगर 3.9। फिगर 3.9 को फोटो कॉपी कीजिए, फोटो कॉपी मत कीजिएगा, बनाइएगा इसे, ठीक है। अपने नोटबुक में आपने आप खुद से बनाना है, बहुत ईजी है बेटा, फोटो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फोटो कॉपी आपसे कहा जा रहा है, कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो एक पेपर में आप उसे बनाइए, पहले इससे देख के, अपनी बुक से देख के उसे ड्रॉ कीजिए, उसके बाद कार्डबोर्ड में उसे पेस्ट कर दीजिए या चार्ट पेपर में आप उसे पेस्ट कर दीजिए। जंबल डैम, अब उन्हें आगे पीछे कर दीजिए, ठीक है, जंबल कर दीजिए। Now try and arrange the stages in the correct sequences in a cyclic form. Whoever does it fastest win. तो उसके बाद एक गेम खेलिए। पहले आप ऐसा कर सकते हैं, आपके जो फ्रेंड हैं आपके आसपास जो रहते हैं, या अपने घर में अगर आपसे बड़े भैया हैं या छोटे भैया बहन अगर आपके हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर, पहले उन्हें बताइए थोड़ा सा कि ये मेल मॉथ है, ये फीमेल मॉथ है। पहले एग बनता है, एग बनने के बाद फिर वो कैटरपिलर फॉर्म में आएगा, कैटरपिलर फॉर्म से प्यूपा फॉर्म में आता है, या
या कोकून बनाता है, तो ये उन्हें बताइए और उसके बाद एक डायग्राम ये बनाइए और जंबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक गेम खेलिए कि चलिए कौन इसको स्टेप वाइज स्टेप अरेंज कर सकता है, जो अरेंज कर जाएगा वो विनर होगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो आगे चलिए देखिए, आई होप आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में इसकी लाइफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, इसे अपनी स्क्रैप बुक में लिखिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें बॉक्स में कुछ दिया गया है, चलिए जानते हैं क्या बताया जा रहा है। इन इंडिया women are significantly involved in various kind of industries related to silk production। तो हमारे भारत में या इंडिया में, हमारे देश में विमेन मीन्स औरतें या बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनका वर्क है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि सिल्क इंडस्ट्री में या सिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि इन इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती हैं। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम cocoon and processing of raw silk into fabric by their enterprise। तो ये क्या करते हैं, ये पालती हैं सिल्क वॉर्म को, सिल्क वॉर्म की रीलिंग करती हैं, कोकून में कन्वर्ट करती हैं, कोकून में हेल्प करती हैं। जब कोकून से निकल रहा होता है, फाइबर निकल रहा होता है, या कोकून में जो फाइबर है उसे रीलिंग करती है, रोल करके उसको एक नॉर्मल से फॉर्म में लाती हैं, और फिर जो कच्चा सिल्क उन्हें मिला है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने में वो हेल्प करती है, फैब्रिक में कन्वर्ट करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। अपने इस काम के थ्रू, अपने इस बलिदान के थ्रू, या अपने इस इम्पोर्टेंट काम के थ्रू वो क्या करती हैं, इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं, या एक बहुत बड़ा पार्ट वो हैं, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में। क्योंकि वो क्या करती हैं, सिल्क वॉर्म को पालती हैं, फिर सिल्क ऑब्टेन करती हैं, फिर उन्हें मार्केट में बेचती है, तो इकोनॉमी बढ़ी ना, पैसा मिल रहा है, तो इकोनॉमी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना फर्स्ट नंबर में है सिल्क प्रोडक्शन में, चाइना में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया भी हमेशा टॉप 5 में ही रहता है, किसमें, सिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया में भी काफी अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन होता है और बहुत ज्यादा लेडीज इसमें काम करती हैं, जो कि बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा पार्ट अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसमें क्या हो गया, इंडिया भी एक लीडिंग कंट्री है, किस चीज़ के लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, अभी हमने कोकून तक तो पढ़ लिया था ना, हमने कौन सी स्टेज तक पढ़ा है बेटा, हमने कोकून तक पढ़ा है। अब देखिए कोकून से कैसे सिल्क बनाया जाता है। कोकून से सिल्क बनाया जाता है तो हमने बोल दिया, लेकिन कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क जब ऑब्टेन करना होता है, मॉथ आर रेयर्ड, मॉथ को क्या किया जाता है, सिल्क मॉथ को पाला जाता है, एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है ताकि उसमें से हम धागा निकाल सकें। कोकून वही तो होता है ना, ऐसे धागा ही तो होता है, धागे के अंदर ही तो वो खुद को कवर कर लेता है ना कैटरपिलर, तो ये धागे को क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है ताकि वहां से हम सिल्क का धागा अच्छे से बाहर निकाल सकें। ओके, तो फर्स्ट रेयरिंग सिल्क वॉर्म, तो अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100, अब ऐसा नहीं है कि एक फीमेल एक ही एग दे रही है, 100 अमाउंट में एक बार में 100 से ज्यादा एग, या 100 के बराबर 100s में 200, 300, 400 ऐसे एग वो क्या करती है, एक सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है। ओके, तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, देखो कितने सारे एग इसने ले कर रखे हैं ना, सिल्क वॉर्म ने बहुत सारे, एक बार में सैकड़ों संख्या में वो क्या कर देता है, एग ले करती है। ओके, द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। अब क्या किया जाता है, इन एग्स को केयरफुली पकड़ा जाता है, केयरफुली कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती है या जो पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं उनमें इनको केयरफुली रखा जाता है, और उसके बाद इन्हें बेच दिया जाता है, किसको, जो सिल्क वॉर्म का ही काम करते हैं या जो सेरिकल्चर करते हैं उन फार्मर्स को इन्हें बेच दिया जाता है। ठीक है, अब ये फार्मर क्या करते हैं, द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशन of temperature and
ह्यूमिडिटी। तो अब ये फार्मर क्या करते हैं, हाइजीनिक मीन्स, हाइजीन मीन्स सफाई, ठीक है। तो अब इन फार्मर्स का काम है कि इन एग्स को, इन सिल्क वॉर्म के इन एग्स को ये क्या करें, हाइजीनिक कंडीशन में उनको रखें, सफाई वाली जगह में रखें, एक सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन उन्हें दें। मीन्स कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इनके लिए ये क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है। The eggs are warm to a suitable temperature for the larva to hatch from egg। अब देखिए, अगर ये इसी के साथ रख दिया जाता, मॉथ के साथ ही ये एग रख दिए जाते, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर देके हैच कर देती। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, चिड़िया क्या करती है, जो अंडे देती है उसी के ऊपर वो बैठी हुई रहती है ना, और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसी में से एक नई चिड़िया, नई बर्ड निकल आई है, तो वो अपनी बॉडी से उसको क्या करती है, हीट देती है, ठीक है। जैसे जैसे वो हीट देती है वैसे वैसे उनको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ भी होता है, लेकिन हमने तो क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, एग्स को पकड़ा और फार्मर को दे दिया। अब फार्मर कैसे हैच करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, जिस जगह पे एग रखा हुआ है उस जगह का एनवायरनमेंट ऐसा ही क्रिएट कर देते हैं जैसे कि इसकी बॉडी क्रिएट करती इन लार्वा को हैक करने के, ठीक है। तो टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, तो एग से लार्वास को निकालने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर वहां पे बनाया जाता है। दिस इज डन व्हेन मुलबेरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो ये कब किया जाता है, ये देखिए मुलबेरी ट्री आपको दिखाया गया है, सहतूत का पेड़ आपको दिखाया गया है और कुछ इस तरीके की इसकी लीफ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी फ्रेश क्रॉप आई होती है, अच्छी सी लीव्स, मैच्योर लीव्स जब आई होती है, उस टाइम पे ये प्रोसेस की जाती है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, अब ये हैच हो गया, एग फूट गए, एग टूट गए और अंदर से क्या निकल आया, एक लार्वा निकल आया जिसे हम कैटरपिलर बोल देते हैं, ठीक है। और सिल्क वॉर्म भी इसे कहा जाता है। अब ये इस मुलबेरी लीव में रात दिन खाते रहता है, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और लगातार अपने साइज को खाते 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 क्या करते रहता है, लगातार अपनी साइज को बढ़ाते रहता है, ठीक है। अब नाउ आगे क्या है, द लार्वा आर कैप्ड इन क्लीन बैम्बू ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaf। अब इस लार्वा को क्या किया जाता है, साफ बैम्बू, बांस की जो ट्रे होती है उनमें रखा जाता है, जिसमें कि साथ ही साथ क्या रखी जाती है, फ्रेशली चॉप्ड मुलबेरी लीफ। चॉप्ड मीन्स तोड़ी हुई या कटी हुई या काटी हुई इन लीव्स में उसको रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज, अब हम क्या करते हैं, जब लार्वा है, लार्वा को रख दिया जाता है बैम्बू ट्रेज में, जिसमें कि बैम्बू ट्रे में क्या होती है, मलबेरी लीव्स होती हैं, ठीक है, मलबेरी लीव्स होती हैं। अब 25 से 30 दिन बाद, अप्रोक्स 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। अब धीरे धीरे खाना कम कर देता है, खाना नहीं खाता है मलबेरी लीव्स का, एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। तो अब क्या कर देता है, ये क्या करता है ना, अब खाना इसने रोक दिया, वहां पे हमने किस में रखा था, बैम्बू की ट्रे में रखा था, बैम्बू ट्रे में। तो अब वहां क्या करता है, छोटे छोटे चैम्बर भी उस ट्रे में होते हैं, तो वहां एंटर करने लगता है, वहां जाने लगता है ट्रे में, ताकि अंदर जाके वो जो कोकून है उसकी कताई कर सके, यानी कि धागे को बना सके। वो तो हमने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो कैसे बना रहा है, सिल्क कैसे बना रहा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैटरपिलर बना, तो हमने कहा कि उसने क्या कर दिया, खुद को कवर कर लिया थ्रेड से और उसे ही हमने कोकून बोल दिया। लेकिन ये कोकून बना कैसे रहा है, अब हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एग को हैच किया, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर को हमने किस में रख दिया, बैम्बू की ट्रे थी उसमें रख दिया, और उसमें सहतूत की पत्तियां भी हमने रख दी, मलबेरी लीव्स भी हमने रख दी, उनको वो खाता है। 25 से 30 दिन बाद वो जब खाना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे बैम्बू ट्रे में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो चैम्बर होते हैं, वहां जाना वो स्टार्ट कर देता। अब एक ही तो नहीं बना होगा ना, बहुत सारे बने होंगे, तो बहुत सारे जो कैटरपिलर हैं उनमें जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहां कताई करने लगते हैं, किसकी, कोकून की, वो तागा बनाना अब स्टार्ट कर देते हैं। कहां से कैसे बना
रहे हैं धागा बेटा? कहाँ क्या हुआ उनकी बॉडी में? हमने पढ़ा था ना, वो स्पिन होता है, 8 जैसे फिगर होता है, 8 नंबर 8 जैसे होता है वैसे वो घुमाता है, और घुमाने की वजह से उसकी बॉडी से एक प्रोटीन सीक्रेट होता है, और वो प्रोटीन हार्ड हो जाता है, जैसे ही बाहर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो तागा जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वही तागा काटने की अब वो कोशिश करता है। Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached। और उन ट्रेस को, बैम्बू ट्रे को इसीलिए बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म के ही अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है। तो छोटे छोटे रैक या छोटे छोटे ट्विग्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कि कोकून क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म कोकून बना रहे हैं वो उसमें अटैच हो जाए, कुछ इस तरीके से उसको बनाया जाता है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। और ये जो कैटरपिलर होता है या जो सिल्क वॉर्म है ये काटते रहता है कोकून को, कहाँ? सिल्क मॉथ के अंदर। विच डेवलप, कोकून के अंदर, स्पिन द कोकून इनसाइड, अंदर जहाँ पे वो है बैम्बू ट्रे में, जहाँ भी वो है अंदर, वो क्या करते रहता है, लगातार कोकून को बनाते रहता है, लगातार ये थ्रेड को बनाते रहता है, जो कि आगे जाके जो कि विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। ओके, नाउ प्रोसेसिंग सिल्क। अब प्रोसेसिंग कैसे होती है सिल्क की, तो ना अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो बोल रहा है अ पाइल ऑफ कोकून, पाइल मीन्स ढेर। अब यहाँ पे को हाइप मीन्स भी ढेर होता है और पाइल मीन्स भी ढेर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोकून का जो होता है एक ढेर लग जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में, या अगर हम माने कि 500 एग एक साथ थे, तो उन 500 कैटरपिलर्स ने कितना सारा कोकून बनाया होगा ना, एक ढेर बन गया होगा ना उसमें। तो वही बोला जा रहा है कि अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो एक ढेर कोकून का यूज किया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। द कोकून्स आर कैप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोकून को सन के अंदर रखा जाता है, इसको बॉइल किया जाता है और एक्सपोज टू स्टीम, भाप निकाली जाती है। ठीक है, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। और ये प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, लेकिन इस प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस अच्छे से हो गई तो यहाँ से क्या हो जाता है, सिल्क का जो फाइबर है वो निकलते रहता है, सिल्क फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, इस कोकून को ही किया जाता है। ठीक है, कोकून ही पकड़े जाते हैं और पूरे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां जिससे कि कोकून से सिल्क के तागे को निकाला जाता है, सिल्क को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग द सिल्क, यानी कि सिल्क को निकालना, कोकून से सिल्क को निकालना। ठीक है, बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं ना एक साथ तागे, तो उनको अलग अलग करके निकालना। ठीक है, तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, स्पेशल मशीन्स का यूज किया जाता है रीलिंग करने के लिए। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। क्योंकि वो ऐसे ऐसे घुमा हुआ था ना बेटा, तो ऐसे ऐसे घुमा हुआ तो उलझा हुआ होगा, बहुत सारे मिक्स होंगे उसके एक साथ, तो इसीलिए जो रीलिंग है उसमें क्या कर दिया जाता है, खोल दिए जाते हैं, जितने भी तागे होते हैं वो सब खुल जाते हैं। ठीक है, फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, कोकून में उलझे हुए या जितने भी तागे हैं, जितने बड़े तागे हैं, वो सभी खुल जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, रीलिंग के थ्रू। एंड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन into सिल्क थ्रेड। उसके बाद जो ये सिल्क फाइबर हैं इनकी कताई कर दी जाती है किसमें, इनको काट दिया जाता है किसमें, सिल्क थ्रेड में, सिल्क के धागों में। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर। उसके बाद जो बिनाई करने वाले लोग होते हैं, बिनाई करने वाले लोग इस धागे से सिल्क के कपड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग था, कैसे सिल्क वॉर्म से या कैटरपिलर से सिल्क मिलता है, कितना नेचुरल तरीका था। ह्यूमन ने तो, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने हमें सिल्क बना के दिया कोकून में, और कोकून को फिर हमने क्या किया, बॉईल किया, सन के, या बॉईल कर देंगे या सन के नीचे रख देंगे, या स्ट्रीम भाप उसमें एक्सपोज कर रहे हैं, तो उससे सिल्क फाइबर मिल गया था, है ना। तो कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस हमने पढ़ी इसमें, सिल्क वॉर्म्स का सिल्क बनने की जो प्रोसेस है कितना इंटरेस्टिंग था, हमने देखा। साथ ही साथ हमें एक चीज और दी गई है, देखिए डिस्कवरी ऑफ सिल्क। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें ये जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
क्या है इसमें, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। तो जो एग्जैक्ट टाइम है कि सिल्क की डिस्कवरी कब हुई, इसके बारे में पता अभी हमें नहीं है, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड कोई रहे हैं, एक पुराने महान एक लोग महान रहे हैं कोई इंसान, द एम्प्रेस Sai Longqi was asked by Emperor Hong Ti to find the cause of the damaged leaf of mulberry trees growing in their garden। तो बहुत टाइम पहले की बात है, जितना अभी तक हमें पता है उसके हिसाब से हुआ ये कि एक एम्प्रेस थे, मीन्स कि एक महाराजा उसे हम कहते हैं, एक महाराजा थे सी लुंगची। उन्होंने पूछा अपने एक दरबारी से कि ये रीजन ढूंढ के लाओ कि जो भी सहतूत की पत्तियां हैं, सहतूत की जितनी भी ग्रोइंग गार्डन है हमारे, सहतूत की जो पत्तियां हैं उनकी जो लीव्स हैं वो डैमेज क्यों हो जा रही हैं, बीच बीच में वो कटी कटी सी क्यों लग रही हैं, मुझे ये जानना है, इसका रीजन ढूंढ के लाओ। उन्होंने अपने दरबारी से कहा, ठीक है। तो उसके बाद द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। तो जो एम्प्रेस थी, एम्प्रेस मीन सॉरी महारानी, मैंने महाराजा शायद आपको बता दिया ना, महारानी होता है इसका मीनिंग। तो जो महारानी थी उन्होंने देखा कि जो मलबेरी लीव है ना, उन मलबेरी लीव्स को एक वाइट कलर का कुछ वॉर्म है वो उसे खा रहा है। और उन्होंने ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पाइनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम। और उन्होंने देखा कि उन्होंने ऑल्सो नोट किया कि वो क्या कर रहे हैं, एक शाइनी कोकून उनके चारों तरफ है, एक चमकदार कटा हुआ एक कोकून उनके चारों ओर है। उन्होंने वो देखा। तो अब क्या हुआ, एक्सीडेंटली वो वहां पे को बैठी थी, टहल रही थी गार्डन में, और एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो चाय पी रही थी और अचानक से क्या हुआ ना, अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। उन्होंने देखा कि जब वो चाय पी रही थी गार्डन में, ये मुलबेरी उनका पूरा ये गार्डन था, सहतूत की पेड़ों का एक गार्डन उनका था, और जब वो उसके नीचे बैठी थी तो नीचे जब बैठी थी तो अचानक से उनके कप में क्या हो गया, एक कोकून गिर गया, ठीक है। और जैसे ही वो कोकून उनकी चाय में गिरा, क्योंकि कोकून तो क्या होता है, कोकून को अगर हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, चाय गरम थी, कोकून गिर गया, ऊपर से गिर गया होगा ना, क्योंकि पूरा गार्डन था, वहां पे चेयर लगा के कहीं बैठी होंगी, टेबल में रखी होगी चाय, और धीरे धीरे उसमें जितनी भी सिलवटें पड़ी थी या जितना भी मुड़ा तुड़ा था वो एक पूरे थ्रेड में, एक तागे के फॉर्म में सेपरेट हो गया, ठीक है। अब ये बहुत शॉकिंग था, उन्होंने सोचा कि ये क्या है, फिर इसका यूज करते हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, गर्म पानी में कभी चाय में उस कोकून को गिराते और एक लंबा थ्रेड बन गया। अब थ्रेड बन गया तो वहां पे इतना कॉमन सेंस उन्होंने यूज किया कि क्यों ना हम इससे कुछ बनाएं, कुछ कपड़े बनाएं, कुछ फैब्रिक बनाएं। तो यहाँ से चाइना से फिर इसका यूज स्टार्ट हुआ। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, कि एक चाइनीज जो महारानी थी या राजा महाराजा जो थे, उनका एक गार्डन था मुलबेरी के ट्री का, और उन्होंने देखा कि जैसे ही मुलबेरी लीव्स का सीजन आता है, पत्तियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, वैसे ही वो पत्तियां खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने अपने दरबारियों से बोला कि आप जाओ और फाइंड करो इसका रीजन क्या है, क्यों खराब हो रही हैं ये पत्तियां, आखिर पत्तियों के खराब होने का रीजन क्या है, जबकि हम तो इतना ध्यान रखते हैं अपने गार्डन का। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो पत्तियां खराब हैं उनमें कुछ छोटे छोटे व्हाइट कलर के कीड़े जैसे उन्हें नजर आए, और उसमें कोकून उनके चारों ओर, एक चमकदार बिल्कुल कोकून उनके चारों ओर लगा हुआ है। तो ऐसे उनको रीजन नहीं पता चला। फिर एक दिन ऐसे ही टहल रहे थे गार्डन में, उनके लिए चाय देके गए, चाय उन्होंने वहां पे रखवा दी, तो ऊपर से एक कोकून जो था वो गिर गया, एक लीव से कोकून गिर गया नीचे, और जैसे ही नीचे गर्म चाय में पड़ा वो नीचे गिरा और गर्म चाय में पड़ गया। जैसे ही वो गर्म चाय में पड़ा, उन्होंने देखा कि वो तो धीरे धीरे क्या होने लगा है, अब खुलने लगा है। पहले फॉर्म में था, पूरा रोल था, तो अब क्या हो गया, वो खुलने लगा और एक तागा बन गया। ऐसे ही फिर 2-3 बार करवाया गया। पहले उन्होंने चाय में ही किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर चाय में हो रहा है, चाय गर्म है, तो हो सकता है गर्म पानी में भी हो सकता है। फिर उन्होंने उसे गर्म पानी में डाल के देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे तागा बन रहा है, यानी कि इससे हम बाकी फैब्रिक्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से सिल्क इंडस्ट्री यहाँ
से स्टार्ट हुई चाइना में एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और चाइना की तरफ से या वहां से ये एक सीक्रेट ही रह गया, किसी को नहीं बताया गया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके बाद जो ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, और जो घूमने वाले मीन्स कि जिनको घूमने का बहुत शौक होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग एक अलग टाइप के फैब्रिक का यूज करते हैं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो वहां से उन लोगों ने पता लगाया कि यहाँ तो सिल्क होता है, और किस तरीके से होता है, क्या होता है यहाँ पे, इसका फिर बाद में पता चला। और उससे पहले सबसे पहले जो पता चला था वो चाइना को इसके बारे में पता चला था, ठीक है। और इसी वजह से जिस रास्ते वो गए थे, इन्होंने सिल्क को इंट्रोड्यूस कराया ना, जो ट्रैवलर और जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सिल्क को। तो द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। इसीलिए जिस रास्ते से वो गए थे उस रास्ते को सिल्क रूट भी कहा जाता है, रेशम का रास्ता या सिल्क रूट के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिस्कवरी सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी, ठीक है। और बहुत सालों तक सीक्रेट रह गया था। उसके बाद जो व्यापारी लोग थे, जो घूमने वाले जो लोग थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, और उन्हीं की वजह से जिस रास्ते से वो गए थे उसका नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना बेटा, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने याक, गोट, कैमल, शीप से वूल कैसे बनता है ये पढ़ा, हमने सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनता है वो पढ़ा। अब चलिए जानते हैं थोड़ा सा व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा, लर्न कर लिया इस चैप्टर से, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिल्क comes from silkworm, सिल्क कहाँ से आता है, सिल्कवर्म से आता है। एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, तो वूल कहाँ से मिलता है, ऊन कहाँ से आता है, शीप से, गोट से एंड याक से। हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। अब देखिए सिल्क वर्म भी तो एक कीड़ा ही है ना, एक टाइप का एनिमल है, और गोट भी एनिमल है, शीप भी एनिमल है, याक भी एनिमल है। तो ये तो क्या दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं, जबकि सिल्क वर्म से सिल्क मिल रहा है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एनिमल फाइबर हो गए ना, किसी एनिमल की बॉडी से हमें मिल रहे हैं, तो दीज आर एनिमल फाइबर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज द हेयर्स ऑफ कैमल, कैमल के बाल जैसे कि लामा एंड एल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल, तो इनका भी यूज किस में किया जाता है, इनके जो हेयर्स होते हैं उनको भी ऊन बनाने में यूज किया जाता है ना। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल, इंडिया में ज्यादातर जो भेड़ें पाली जाती हैं, ज्यादातर जो शीप पाली जाती हैं, वो इसीलिए पाली जाती हैं ताकि वो उनसे ऊन बना सकें, ठीक है। ऊन बनाने के लिए ही इनको पाला जाता है, ओके। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, शीप के हेयर को क्या किया जाता है, सबसे पहले बालों को कट कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फादर शेविंग करते हैं अपने बियर्ड को, वैसे ही इसकी बॉडी से भी हेयर्स को शेव कर दिया जाता है, ठीक है। स्काउट, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल, सबसे पहले इसकी कटाई की जाती है, फिर सफाई की जाती है, फिर छटाई की जाती है, सुखाया जाता है, कलर किया जाता है। देखिए शेयर्ड मीन्स कट करना, स्काउट मीन्स सफाई करना, शॉर्टेड मीन्स छटाई करना, ड्राइड मीन्स सुखाना, डाइड मीन्स कलर करना, स्पन मीन्स काटना, एंड वूवन मीन्स बिनाई करना। काटा जाता है, बिना जाता है ताकि यील्ड क्या हो, वूल हो, यानी कि ऊन बने इससे, ठीक है। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, सिल्क मॉथ के कैटरपिलर होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल मीन्स उनके जन्म लेने से मरने तक का टाइम, किसी भी एनिमल का बर्थ से डेथ तक की जो टाइम होता है उसे उसकी लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री कहा जाता है, ओके। तो नाउ ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर, अपने लाइफ साइकिल में जो वर्म होते हैं वो कोकून, वो क्या करते हैं, कताई करते हैं, कोकून की कताई करते हैं, सिल्क फाइबर के कोकून से कताई करते हैं। द वर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्क का जो फाइबर होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। किससे मिलके बना हुआ रहता है सिल्क फाइबर, एक
प्रोटीन से, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जो सिल्क फाइबर होता है वो एक प्रोटीन होता है। ओके, silk fibers from cocoons are separated out and reeled into silk thread। तो सिल्क फाइबर क्या किया जाता है, कोकून से मिलने वाला सिल्क फाइबर उसे अलग किया जाता है और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, सिल्क थ्रेड में रील कर दिया जाता है। एक एक करके क्या कर दिया जाता है, सिल्क थ्रेड में निकाल ऐसे ऐसे चेंज कर दिया जाता है। ओके, नाउ वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। तो जो बिनाई करने वाले बिनाई करता जो होते हैं वो सिल्क के तागे से सिल्क के कपड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर है ना, कितनी लंबी प्रोसेस है देखिए, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। और सिल्क तो इतना अच्छा कपड़ा होता है, सभी लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। तो सिल्क इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में भी सिल्क का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अलग अलग टाइप के गोट के नेम आपने सीखे। कितने ऐसी गोट तो हमने यहाँ पे कम देखने को मिलती है ना, ये देखिए कितने सारे फर हैं इसकी बॉडी में, ये देखिए इतने सारे फर वाली गोट हमने नहीं देखी थी। हमने इनके बारे में जाना, हमने जाना कि अंगोरा नाम की भी एक गोट होती है जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड देती है, वूल देती है, इसको पाला जाता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है और शॉल इससे बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, हमने देखा। और फिर हमने देखा कौन कौन से स्ट्रैप यूज़ किए जाते हैं फाइबर से ऊन बनाने के लिए, कितनी सारी प्रोसेस, कितनी मेहनत लगती है। इंडस्ट्रीज़ में लोग कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए तो महंगी आती है ना चीज़ें, एक्सपेंसिव होती हैं। और फिर हमने सिल्क वॉर्म के बारे में जाना। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सिल्क वाला मुझे लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कितने प्यारे तरीके से ये जो ये कोकून है उसके चारों तरफ थ्रेड बनाता है, फिर उसे कैसे बॉयल करके उसमें निकाला जाता है, कैसे चमचमाता हुआ रेशा उससे निकलता है। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने इस चैप्टर में जानी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा। हमारा राइटिंग सेक्शन ये होगा, और उसके बाद और साथ ही साथ आपने क्या करना है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे देने हैं। और जो आंसर नहीं देगा इट मीन्स कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैंने नेम नोट किए हुए हैं, कौन कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं और कौन कौन से आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरी में मैंने सबके नेम नोट किए हैं। ओके बेटा, तो पढ़िए, आंसर कीजिए, और साथ ही साथ जो जो आपको एक्टिविटीज करने के लिए कही गई हैं आप वो एक्टिविटीज भी कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।